बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अध्याय 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 12। इसमें हम पढ़ेंगे भुगतान शेष। ठीक है, यहाँ पर है भुगतान शेष अध्याय 12 यानी चैप्टर जो है 12, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर है। ये लास्ट चैप्टर है इस जो है क्लास 12 की सीरीज का। यहाँ पर जो है आपकी क्लास 12 की सारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी चैप्टर वाइज सारे चैप्टर आपको जो है करवा दिए हैं क्लास 12 के। और यहाँ पर रिवीजन सीरीज भी शुरू हो चुकी है और रिवीजन के भी यहाँ पर आपके लिए करवा दिए हैं। और साथ ही मैं क्विक रिवीजन भी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें ऐसे बच्चे भी पास हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कॉन्सेप्ट बेस होगा। ठीक है, आपका जो है पूरा चैप्टर जो है 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। ऐसी जो है मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ सीरीज। ठीक है, तो देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं अध्याय 12 भुगतान शेष क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी भुगतान शेष हम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? भुगतान शेष के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें भुगतान शेष का अर्थ समझ लेते हैं। 12.1 भुगतान शेष का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीनिंग क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इसको देख लेते हैं फटाफट। प्रत्येक सरकार, देखिए प्रत्येक सरकार एक निश्चित समय अवधि में देश और शेष विश्व के बीच हुए सौदों का विवरण रखती है। ठीक है, क्या करती है यहाँ पर जो है प्रत्येक सरकार क्या करती है? प्रत्येक सरकार एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में जो है देश और शेष विश्व के साथ हुए जितने भी सौदे होते हैं ना, उनका एक विवरण रखती है। ठीक है, यह विवरण भुगतान शेष कहलाता है, यानी भुगतान शेष माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रत्येक सरकार जो है निश्चित समय अवधि में एक देश और शेष विश्व के बीच हुए जितने भी सौदे होते हैं उनका एक विवरण रखती है, और इस विवरण को भुगतान शेष कहा जाता है। जैसे कि दो देश हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक देश जो है अपना रिकॉर्ड रखता है कि उसने अन्य देश के साथ कितने सौदे किए हैं, कितना माल खरीदा है, कितना जो है वस्तुएं एवं सेवाएं कितनी दी हैं, कितना सामान एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है। तो ये सारी चीजें, कितना कर्ज लिया है, कितने उपहार दिए हैं, तो इस प्रकार के जो है रिकॉर्ड जो है सारे रिकॉर्ड जो है सरकार रखती है। एक ऐसा विवरण बनाया जाता है जिसमें जो है एक देश की सरकार जो है वो अन्य देशों के साथ जो भी व्यवहार करती है, व्यापार करती है, जो भी जो है सौदे करती है, उनको एक दस्तावेज में रिकॉर्ड करती है। वो दस्तावेज कहलाता है भुगतान शेष। ठीक है, भुगतान शेष कहलाता है। यानी तो प्रत्येक सरकार निश्चित समय अवधि में देश और शेष विश्व के बीच हुए सभी सौदों का एक विवरण रखती है, जिसे भुगतान शेष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है भुगतान शेष। भुगतान शेष बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर भुगतान शेष क्या है? भुगतान शेष का मतलब है कि एक देश जब रिकॉर्ड रखता है, यानी एक देश जब दूसरे देश के साथ जब भी सौदे करता है और उन सब सौदों का जब रिकॉर्ड रखा जाता है ना, तो उसे भुगतान शेष कहा जाता है। ठीक है, निवासियों में किसको सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, निवासी होते हैं, आपने निवासी देखा होगा, एक देश में लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो क्या कर रहा है? एक निवास कर रहा है। निवास का मतलब होता है रहना, तो वहां पर क्या है? निवास करता है। तो निवासी होता कौन है? निवासी कहते किसे हैं? ठीक है, एक तो होता है निवासी का मतलब होता है जो कि एक वर्ष से अधिक दिनों से एक देश में रहता है, तो वो उस देश का निवासी है। अब देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है निवासी और नागरिक में। किसमें? निवासी और नागरिक में। नागरिक अलग चीज है, निवासी अलग चीज है। निवासी का मतलब हुआ किसी देश में एक व्यक्ति रह रहा है तो उस देश का निवासी बन गया वो। यानी अगर एक व्यक्ति एक वर्ष से अधिक किसी देश में रहता है तो वो व्यक्ति उस देश का निवासी कहलाता है, और उस देश में ही उसका जो है हित केंद्रित होता है। मतलब उसकी रोजी रोटी जो भी वो कमाता है, जो भी जिसका पैसा कमाता है, उसका जो भी वो काम काज करता है उसी देश में करता है, यानी उसका आर्थिक हित जो होता है उसी देश में केंद्रित होता है, तो उसे कहते हैं हम निवासी। लेकिन जो व्यक्ति कानूनी रूप से उस देश में रहता है उसे हम नागरिक कहते हैं।
ठीक है, क्या क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं, लेकिन निवासी अलग होता है, नागरिक अलग होता है। आई होप यहाँ पर निवासी पता चल गया होगा। जो व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक किसी देश में रहता है वह व्यक्ति उस देश का निवासी कहलाएगा, और वह उस व्यक्ति का जो है हित उसी देश में केंद्रित होगा, यानी रोजी रोटी जो भी वो कमाएगा उसी देश में कमाता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक सौदे लेन देन। आर्थिक सौदे और लेन देन किस प्रकार से होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। पहले होते हैं 2 प्रकार की मदों के माध्यम से होते हैं, एक होती है दृश्य मदें और एक अदृश्य मदें। दृश्य मदें क्या होती हैं, जो कि दिखाई देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर अदृश्य मदें जैसे कि सेवाएं आ गई अदृश्य मदों के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए आर्थिक सौदे होते क्या हैं, इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। आर्थिक सौदों से अभिप्राय उन सौदों से होता है जो वस्तुओं और सेवाओं, यानी वस्तुओं और सेवाओं, मुद्रा और संपत्ति के नाम या स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित होते हैं। तो आर्थिक सौदे क्या होते हैं, आर्थिक सौदे उन सौदों को कहते हैं, किनको, उन सौदों को कहते हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं या मुद्रा या परिसंपत्ति के नाम या स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित होते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि आर्थिक सौदे वो सौदे होते हैं जिसमें कि वस्तु हो या कोई सेवा हो या मुद्रा हो या परिसंपत्ति हो, कोई भी जो है धन दौलत परिसंपत्ति हो, अगर हम जो है उसका नाम या जो है उसको स्वामित्व तो बदलेंगे, यानी अगर ना उनको बेचेंगे या उसका नाम बदलेंगे, यानी उसको बेच रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उससे कहेंगे, हम क्या कहेंगे, आर्थिक सौदे कहेंगे। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति का सौदा कर रहे हैं हम, मतलब जो हमारे पास जो भी है, मान लीजिए आपके पास संपत्ति है और आप संपत्ति को, यानी कुछ आपके मान लीजिए कार है, कार एक आपकी संपत्ति है, ठीक है, आप कार बेच रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो ये क्या है, आपका एक आर्थिक सौदा है। उसी प्रकार देश भी क्या करता है, आर्थिक सौदे करता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं आर्थिक सौदे। ठीक है, और आर्थिक सौदे जो है सामान्य स्तर पर भी होते हैं, जैसे कि व्यक्ति होते हैं अपना मकान जो है बेचते हैं दूसरे व्यक्ति को, उसका स्वामित्व जो है स्थानांतरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आर्थिक सौदे सामान्य रूप से भी होते हैं और जो है बृहद रूप में भी होते हैं। ठीक है, बृहद मतलब बड़े रूप में भी होते हैं। अब देखिए, एक पक्षीय हस्तांतरण और होता है पूंजीगत हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है तो उसे कहते हैं हस्तांतरण, या फिर कहें कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के नाम करता है कोई चीज तो उसे हस्तांतरण कहते हैं। ठीक है, तो एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति को कोई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देश है और देश को वहां से जो है अन्य देश ने, किसी और देश ने एक उपहार भेजा, उपहार के रूप में कुछ भेजा, तो एक पक्षीय हस्तांतरण है। अब यहाँ पर एक देश को जिस देश को उपहार मिला है, अब उस देश को जिस देश ने उपहार दिया उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पक्षीय होगा, यानी एक तरफ से ही हस्तांतरण हुआ। लेकिन पूंजीगत हस्तांतरण में क्या होता है, पूंजीगत हस्तांतरण में होता है जैसे कि हमने यहाँ से पूंजी भेजी, यानी एक देश ने पैसे भेजे दूसरे देश को और वहां पर पैसे से खरीदा कोई सामान, अब वो सामान आएगा इस देश में। ठीक है, अब वो सामान कहाँ आएगा, इस देश में आएगा, और पैसे कहाँ जाएंगे, उस देश में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूंजीगत हस्तांतरण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं भुगतान शेष की संरचना कैसी होती है। भुगतान शेष की यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर भुगतान शेष की संरचना क्या है, देनदारी भाग होता है इसमें, और यहाँ पर लेनदारी भाग होता है एक, और देनदारी भाग होता है, जिसे कहते हैं हम लेनदारी भाग को क्रेडिट साइड कहते हैं और देनदारी भाग को डेबिट साइड कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में जी, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है। जब पैसा मिलता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे क्रेडिट साइड में, और जब पैसा हम देते हैं किसी को तो उसे डेबिट साइड में अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या है, बीपी, यहाँ संतुलित, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, अतिरेक बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद घाटे का बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। इसका मतलब ये है कि जो देनदारी भाग है, देनदारी भाग का मतलब है कि क्रेडिट साइड हमें क्या पैसा यहाँ पर लेनदारी भाग जो है यहाँ पर पैसा हमें लेना है। जब भी पैसा लेंगे तो यहाँ पर देखिए संतुलित का मतलब है जितना पैसा हमने लिया
उतना ही पैसा दिया, यानी जितना हमने पैसा लिया है उतना ही पैसा दे दिया, यानी 10,000 अगर आपने लिया है तो 10,000 ही दिया। तो इससे क्या होगा, आप संतुलित बीपीओ में रहेंगे, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित रहेगा। इसका मतलब अगर बड़े स्तर पर बात करें तो अगर एक देश ने एक अन्य देश से 10 करोड़ रुपए लिया है तो वो 10 करोड़ रुपए ही अगर चुका देता है दोबारा से तो यहाँ पर ये संतुलित हो जाएगा। लेकिन अतिरेक बीपीओ का मतलब है अगर एक देश 10 करोड़ लेता है, ठीक है, यहाँ पर अतिरेक बीपी का मतलब है, बीओपी का मतलब हुआ कि अगर एक देश 10 करोड़ लेता है और उसके बदले में वो कितने देता है, यहाँ पर 8 करोड़ ही देता है, ठीक है, तो यहाँ पर अतिरेक हो गया, उसको लेनदारी क्या होगी, अतिरेक हो गई। और ये इसी तरह देनदारी में हो सकता है। घाटे का बीपीओ, अब देखिए घाटे का बीपीओ मतलब घाटा लग गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी उसको क्या करना है, अब उसने क्या किया, यहाँ पर ले तो लिया, मतलब उसको देना पड़ेगा 12 करोड़ और 10 करोड़ उसे मिला है। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो यहाँ पर घाटे का बीओपी हो जाएगा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। आई होप यहाँ पर समझ आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। चलिए आगे का जो टॉपिक है हम यहाँ पर 12.2 व्यापार से इसका अर्थ समझेंगे अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में।